अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर, हमेशा आपके साथ। आज हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट मोमेंट चैप्टर नंबर 4 का। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है क्या। असल में इसमें बच्चे हमने एक बॉडी कंसीडर करनी होती है, एक वेज होता है और एक मीटर रूल होता है। मीटर रूल को वेज के ऊपर बैलेंस करना होता है। जैसे कि आपने फिगर में देखा है, आप सबसे पहले फिगर को समझेंगे कि ये कैसे वर्किंग है, देन आप इंशाल्लाह वो स्टेटमेंट आपके लिए इजी हो जाएगी। हम देखते हैं कि आपको पता है मीटर रूल क्या होता है, यही है 1 मीटर। और इसमें जो स्केलिंग है वो 1 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये टोटल 100 सेंटीमीटर है और इसको हमने एक वेज के ऊपर बैलेंस करना होता है। वेज किस तरह का होता है, ये वाली फिगर जो है ये वेज है जो रेक्टेंगल सॉरी ट्राइंगल की तरह आपको नजर आ रही है। इसका ये जो कॉर्नर है इस पे इस मीटर रूल को हमने बैलेंस करना होता है। जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो जाता है वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिस पर बॉडी बैलेंस होती है, मीन उस पॉइंट पर बॉडी का टोटल वेट एक्ट कर रहा होता है। अब इस फिगर को देखें आप, ये वेज है, वेज के ऊपर मीटर रूल को हमने बैलेंस कर दिया है। अब आप थोड़ा सोच के बताइए बच्चे, मीटर रूल जो है वो उस पे स्केलिंग है 1 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। तो आपका क्या ज़हन सोच रहा है कि ये जो मीटर रूल है ये किस नंबर पे बैलेंस हो जाएगा। तो यकीनन आप सोच रहे होंगे 50 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस हो जाएगा। एग्जैक्टली तो हम इसका मतलब है इस मीटर रूल पे क्या शो करेंगे कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है COG पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर के ऊपर है। तो जो ये मीटर रूल है ये 50 सेंटीमीटर के ऊपर वेज के ऊपर बैलेंस हो जाएगा। जब ये बैलेंस हो जाएगा देन आपने क्या करना है कि एक साइड पे 2 वेट हैंग कर देने हैं किसी भी डिस्टेंस के ऊपर। लेट्स सपोज यहाँ से 1 सेंटीमीटर है तो इस साइड पे हमने 2 वेट हैंग करने, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये वाला जो मैस 1 है या W1 है, इसकी जो लेंथ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेजर की जाएगी, ये क्या हो जाएगा L1। और जो W2 है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना डिस्टेंस है L2। इसी तरह अब जब इधर वेट आप हैंग करेंगे तो ये क्या होगा, फौरन डाउन जाएगा, तो इसमें रोटेशन आ जाएगी। मीन ये दोनों वेट जो हैं ये वेज में एक रोटेशन क्रिएट करेंगे, रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे ही ये इम्बैलेंस होगा इन 2 वेट की वजह से, आपने क्या करना है, आपने दूसरी साइड पे जो वेट है W3 उसको हैंग करना है और इधर एक ही वेट हैंग करें आप। अंडर एक्टिविटी जो आपको मैंने आज समझाना है या आपकी बुक में जो एक्टिविटी है उसमें यही है कि एक साइड पे 2 वेट हैं और दूसरी साइड पे एक ही वेट है जिसका नाम W3 है। जब ये आप इधर हैंग करेंगे तो इसको आपने ऐसी पोजीशन पे हैंग करना है कि ये जो रोटेशन पैदा हो रही थी ये बैलेंस हो जाए। और इस वेज को, इस मीटर रूल को दोबारा आपने बैलेंस कर लेना है जब आपने वेट को सस्पेंड कर लेना है। जब सस्पेंड हो जाए तो नेक्स्ट उसके बाद हमने देखना है कि इस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कैसे अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल इस केस में देखें, अब लेट सपोज हमने एक वेट यहाँ पे हैंग किया, इसे W1 कह देते हैं, और एक वेट यहाँ पे हैंग कर देते हैं, इसे W2 कह देते हैं। अब जब इनकी वजह से रोटेशन पैदा होगी तो आप बच्चे देखिए कैसी रोटेशन होगी। ये वाला जो साइड है, ये वाली साइड मीटर रूल की, ये ऐसे डाउन जाएगी, इस तरह रोटेशन में आएगी, यूं करके ऐसे। तो ये गौर करें जरा कौन सी रोटेशन है बच्चे, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसका मतलब है इन 2 वेट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा।
अब इस साइड पे हमने वेट को हैंग करना है और वो W3 है, W3 यहाँ पे है। जब इनकी वजह से रोटेशन पैदा होगी तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा। अब इस मीटर रूल को अगेन हमने बैलेंस करना है, तो दूसरी साइड पे क्या करेंगे, एक वेट हैंग करेंगे, सस्पेंड करेंगे और वो W3 है। W3 की वजह से क्या होगा बच्चे, इसकी वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा। चेक करें जरा। तो ये आपने W3 को ऐसी पोजीशन पे बैलेंस करना है, प्लेस करना है कि ये मीटर रूल जो है ये बैलेंस हो जाए। तो उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है और इसकी मेजरमेंट स्टार्ट कर देनी है। लेट्स सपोज मैं ये कह रहा था कि ये जो W1 है ये COG पॉइंट से यहां से लेकर यहां तक ये इसकी लेंथ बनती है L1 W1 की। इसी तरह ये W2 का वेट जो है इसकी लेंथ क्या बनती है, COG पॉइंट से L2 बनती है। दूसरी साइड पे क्या है W3, इसकी COG पॉइंट से जो लेंथ बनती है वो L3 है। वो कुछ भी हो सकता है, जब ऊपर स्केलिंग हुई होती है तो हम प्रैक्टिकली उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका 9th का बड़ा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल भी है। अब यहां से क्या होगा कि हमने इनको ये डिस्टेंस मेजर करने के बाद क्लॉकवाइज टॉर्क, इन दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को सम करेंगे, ये इक्वल होगा हमेशा क्लॉकवाइज टॉर्क के। जो दूसरी साइड पे अगर दो भी सस्पेंड किए थे तो दोनों के क्लॉकवाइज टॉर्क को सम करके वो हमेशा इक्वल आएगा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। इसी को प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहते हैं। अब हम इसको फिर कैसे स्टेटमेंट इसकी देख सकते हैं, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे इस आर्टिकल का जो आएगा, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है और स्टेटमेंट इसकी देखिएगा। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, मतलब हमने इसको डिफाइन करना है। एक्सप्लेन विद एक्टिविटी, तो फिर इस आर्टिकल को आपने एक ऐसी एक्टिविटी से जो कंसीडर करनी है और इसको एक्सप्लेन करके दिखाना है। एक्टिविटी हमने क्या ली है कि हमने एक वेज को कंसीडर किया, ऊपर मीटर रूल को प्लेस किया, उसको बैलेंस किया एंड सो ऑन। और सबसे पहले उसको कहाँ पे बैलेंस करना होता है, COG पॉइंट पे। नेक्स्ट, अब हम ये देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट में व्हेन अ बॉडी इज इन बैलेंस पोजीशन, जब ये वेज जो है मीटर रूल है ये बैलेंस पोजीशन में होना चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो जाएगा। देन द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, मतलब इस साइड पे जितने भी बॉडी आपने सस्पेंड की उनका क्लॉकवाइज मोमेंट, उनका टॉर्क जो है क्लॉकवाइज टॉर्क है उनको सम करना है आपने। मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू, एनी पॉइंट मीन COG पॉइंट के अराउंड पॉइंट इक्वल्स द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट। जो क्लॉकवाइज टॉर्क जिस सेंटर ऑफ एक्सिस, या आप ये समझ सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आपने मेजर किया था, जैसे ये है, इसका COG पॉइंट क्या है ये वाला, इसके अबाउट ही इसका क्या आएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। इसी तरह दूसरी साइड पे भी द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट के अबाउट इन दोनों एंटी क्लॉकवाइज का सम भी इक्वल होगा किसके, क्लॉकवाइज के। तो हम सिंपली क्या कहते हैं कि क्लॉकवाइज सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मूवमेंट मीन टॉर्क ही होता है। तो हम इसलिए टोटल स्टेटमेंट अब आपकी क्या बनेगी, व्हेन अ बॉडी इज in balanced position, the sum of clockwise moment about any point equals sum of anti-clockwise moment about that point. अब एक्टिविटी में क्या देखें कि एक्टिविटी में हम लिखेंगे बैलेंस अ मीटर रूल ऑन अ वेज एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG हॉरिजॉन्टली। ये वेज है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है और ऐसे हमने इसको बैलेंस करना है।
Next, suspend two weight W1 and W2 on the side of distance on W2 on side at distance. L1 जैसे ये मैंने शो कर दिया है and L2 सेकंड वाला वेट रेस्पेक्टिवली from COG point. Now balance the meter rule. बच्चे जब ये आप सस्पेंड करेंगे तो सब जरे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा, तो आपने इसको बैलेंस करना है दूसरी साइड पे. नाउ बैलेंस द मीटर रूल बाय प्लेसिंग वेट W3 एट डिस्टेंस L3. जैसे कि आप देख रहे हैं एक वेट इधर सस्पेंड किया है हमने L3 डिस्टेंस पे. The weight W1 and W2 will rotate the rod anti-clockwise. Yes, anti-clockwise होगा about COG point, while W3 will rotate clockwise. तो जो बच्चे आपको यहाँ पे पता चल रहा है वही स्टेटमेंट इसकी एक्टिविटी में हमने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है. अब मैथमेटिकली क्या होगा? मैथमेटिकली ये है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है कि जो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट होता है इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. इसलिए हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट देन टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट. देन आप यहां से ये ऑब्जर्व करें फिगर से, तो क्या है? अब इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज. आपको टॉर्क का फार्मूला याद होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये W1 यहाँ पे एक्ट कर रही है फोर्स या वेट कहते हैं. तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है. एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वेट फोर्स ही होता है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये बनेगी. ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. तो इसके बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यही तो मोमेंट आर्म होता है. तो इसीलिए हम इसका टॉर्क कैसे लिखेंगे? W1 मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म. तो मोमेंट आर्म कितना बनेगा? L1, ये डिस्टेंस है इसका. इसी तरह W2 का क्या होगा? ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनता है. यहाँ पे देखें ये ऐसे. तो मोमेंट आर्म को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे टॉर्क आ जाएगा. तो इसीलिए इसका टॉर्क क्या होगा? W2 into L2. यहाँ पे हमने लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट टोटल कितना है? W1 into L1 प्लस W2 into L2. दूसरी साइड पे देखें W3 है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है यहाँ पे ऐसे. और किस पॉइंट के अबाउट इसने रोटेट करना है? इस COG पॉइंट पे ऐसे. तो ये W3 लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये बनाएगा और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? L3. तो टॉर्क कैसे आएगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म. फोर्स यहाँ पे W3 मल्टीप्लाइड बाय L3. यहाँ पे ये क्योंकि क्लॉकवाइज है इसलिए हम लिखेंगे क्लॉकवाइज में क्या आएगा? टोटल क्लॉकवाइज एक ही वेट था तो W3 मल्टीप्लाइड बाय L3. तो हम यहाँ से ये बच्चे क्या प्रूव कर सकते हैं? ये प्रूव कर सकते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वेरीफाई हो गया है. वेरीफाई कैसे हुआ है बच्चे? कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि आगे इसकी 3 से 4 इसके एंड एक्सरसाइज पे न्यूमेरिकल हैं और 2-3 इसकी एग्जाम्पल हैं. वो बड़ी मुश्किल सी एग्जाम्पल हैं. जब तक आप इसको सही तरीके से नहीं समझेंगे आपको वो एग्जाम्पल नहीं आने वाली. इसलिए जब भी आर्टिकल पढ़ाया जाए उसको बार बार सुना करें, गौर किया करें. आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम वो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी. तो ये था आज हमारा लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबी दे. इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.